हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिषेक बैच के आलोक में भी आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि अभिषेक बैच में फिलहाल जो आपका डिस्कशन चला हुआ है उसको आपने जो मुख्य टॉपिक आपका बना हुआ है उसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल विजय। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल विजय की अंतिम यात्रा आज हम पूरी करने जा रहे हैं। अगर हम लोग लास्ट डिस्कशन की बात करेंगे तो लास्ट डिस्कशन में हमने अपने आप को एक विचार देने का कार्य किया था और उस विचार का मतलब ये था कि हमें एक बात को प्रमाणित करके चलना था कि रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा गया। रिगार्डिंग दिस एक कैलकुलेशन ऑलरेडी क्या है हमने आपके सामने इस्टेब्लिश कर दी है और हमने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी इस बात को प्रमाणित करके चलना हो कि रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा गया, तो फिर आपको मुख्यतः 3 प्रकार के कैलकुलेशंस करके चलने पड़ते हैं। यानी कि आपको इलाहाबाद की दोनों संधियों का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। जो रेफरेंस ऑलरेडी आप क्या है ले चुके हैं, उसको आप समझ चुके हैं या उसको आप क्या है कैलकुलेट कर भी चुके हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता के चलना पड़ेगा कि अगर आपको ये बात प्रमाणित करनी है कि रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों बंगाल में, या हम ये कह सकते हैं कि बंगाल के संदर्भ में भी इस बात को कहा जाता है, या सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया, तो फिर आपको एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी जिसको आप कहेंगे बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को जो उस समय क्या है लागू किया गया। कुल मिलाकर के हमने लास्ट डिस्कशन में भी आपको यही बतलाने का कार्य किया होगा कि 3 प्रकार के कैलकुलेशन आप करके चलेंगे। इलाहाबाद की दोनों संधियों के रेफरेंसेस आपको लेकर के चलने पड़ेंगे और बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को जो उस समय लागू किया गया है यह भी आपके लिए क्या है एक सहयोगी धरातल साबित होगा जब आप इस बात को प्रमाणित करने की बात करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों भारतीय संदर्भ में या बंगाल के संदर्भ में भी आप कह सकते हैं अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का रियल फाउंडर कहा गया या वास्तविक संस्थापक कहा गया। अब आप ये देखेंगे कि द्वैध शासन की व्यवस्था जो है ये 1765 के ईस्वी में ही आपको कैलकुलेट करके चलनी है और फिलहाल सारा ध्यान आपका कहां पर आ जाना चाहिए, बंगाल की ओर सारा ध्यान आपका आ जाना चाहिए। ये व्यवस्था कैसे कार्य करती है, इस व्यवस्था को लागू करने का धरातल क्या है, बंगाल के साथ किस वर्ष में आप इसको जोड़ के चलेंगे, उस समय बंगाल का नवाब आपको कौन दिखाई पड़ेगा, इस व्यवस्था ने कंपनी को कितने बड़े फायदे दिए, इस व्यवस्था ने बंगाल के नवाब की कमजोरी का धरातल किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया, ये तमाम प्रकार की बातें आपको बता करके चलनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी समझा के चलना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के आज की पूरी चर्चा जो होगी वो बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को जो लागू किया गया था 1765 ईस्वी में, खासतौर से आपको वर्ष यहां पर क्या है बार बार हाईलाइट करके चलना पड़ेगा और इसी की वेरी साइंटिफिक एंड प्रॉपर जो आपके कैलकुलेशंस हैं वो यहां पर आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों इस्टेब्लिश करके चलनी पड़ेगी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हिंदी में एक शब्द आपको मिलेगा, जिसको आप क्या कहेंगे द्वैध शासन कहेंगे। हिंदी में एक शब्द आपको क्या मिलेगा जिसको मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे द्वैध शासन कहेंगे। अब ये जो आपका द्वैध शासन है इसको इंग्लिश में क्या है आप 2 प्रकार से कैलकुलेट कर पाओगे। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इसको इंग्लिश में क्या है 2 प्रकार से कैलकुलेट करके चलोगे, है ना। एक तरीका तो ये होता है कि द्वैध शासन को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं डुअल मोड ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहेंगे डुअल मोड ऑफ गवर्नमेंट, आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में डुअल मोड ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। बिल्कुल कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा। या फिर एक तरह का यह होता है कि द्वैध शासन को आप क्या कहें डायरकी, DYARCHY।
जो हिंदी में आपके लिए द्वैध शासन है, उसी को इंग्लिश में अगर आप चाहें तो आप इसको क्या दो प्रकार से रिप्रेजेंट यहां पर कर पाते हैं। आप चाहें तो आप इसको क्या कह सकते हैं, डुअल मोड ऑफ गवर्नमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको मेरे प्यारे साथियों क्या कह सकते हैं, डायरकी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, डायरकी भी कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि द्वैध शासन जैसी जो शब्दावली आपके सामने आई है, यह सवाल कई बार आपसे पुटअप किया जा चुका है। द्वैध शासन जैसी जो शब्दावली आपके सामने आई है, इस शब्दावली का जनक है ना, इसका जनक अगर आपसे पूछा जाए कि इस शब्दावली का जनक कौन है, यानी कि इस शब्दावली का सबसे पहला जो प्रयोग किया था, सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर आपका आंसर लियो कार्टिस के रूप में आ जाना चाहिए। लियो कार्टिस के रूप में आ जाना चाहिए। यानी कि द्वैध शासन जैसी व्यवस्था के साथ अगर आप लियो कार्टिस का कोई जुड़ाव करके चलना चाहते हैं, तो लियो कार्टिस का जो आप जुड़ाव करके चलेंगे एज अ प्रोपाउंडर करेंगे, प्रतिपादक है, जनक है, या कुल मिलाकर के आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि द्वैध शासन जैसी शब्दावली का जो सबसे पहला प्रयोग है वो लियो कार्टिस की ओर से क्या है, हमारे समक्ष आता है। लेकिन हमारा ज्यादा ध्यान कहां पे जाना चाहिए, हमारा ज्यादा ध्यान कहां पे जाना चाहिए, हमारा ज्यादा ध्यान कहां पे जाना चाहिए भाई, सबसे बड़ा ध्यान कहां जाएगा हमारा, 1765 एडी में जाएगा। 1765 ईस्वी में क्या है, आपको अपनी मेजर वन जो कैलकुलेशंस हैं वो यहां पर करके चलनी पड़ेंगी। और 1765 में आपको ये बताना पड़ेगा, 1765 में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप सीधा कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव की ओर से। ये बात आप जरूर कहें, यहां पर रॉबर्ट क्लाइव की ओर से आप सीधा कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव की ओर से। ओके, ये बात आपको यहां पर बिल्कुल हाईलाइट करके चलनी पड़ेगी, रॉबर्ट क्लाइव की ओर से, है ना। और अगली बात क्या कहेंगे, बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया गया। रॉबर्ट क्लाइव की ओर से क्या है, बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया गया, बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया गया, बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया गया। ओके, ये आपको यहां पर कह करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सवाल ये सीधा पुटअप किया जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को कब लागू किया गया। तो अगर आपको ये बताना पड़ेगा कि बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को कब लाया गया या कब लागू किया गया, तो यहां पर जो आपका प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए वो 1765 के रूप में क्या आपका प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी बता के चलेंगे कि इस समय बंगाल का नवाब, है ना, ये सवाल भी आपसे पुटअप किया जा सकता है कि जिस समय बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया, तो इस समय, है ना, बंगाल का नवाब कौन है ना, इस समय बंगाल का नवाब, इस समय बंगाल का नवाब कौन है। तो देखिए, इस समय जो बंगाल के नवाब होंगे, नाम आपको पुराना वाला ही हाईलाइट करके चलना पड़ेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नजमुद्दौला आपका जो है राइट आंसर हो जाना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए, नजमुद्दौला जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव की ओर से बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया गया, और इस समय बंगाल के नवाब जो आपके कौन है, नजमुद्दौला है। क्या है, नजमुद्दौला है। अब आपको ये बात बता के चलनी पड़ेगी कि ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था है, द्वैध शासन की व्यवस्था का जो है ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यानी कि लागू होने का धरातल क्या है, लागू होने का धरातल क्या है, लागू होने का धरातल क्या है, यह बात आपको क्या है यहां पर थोड़ी समझा करके चलनी पड़ेगी कि इसका ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, लागू होने का धरातल क्या है। तो बहुत आसान है, देखो बहुत ज्यादा आसान है। आप द्वैध शासन में द्वैध जैसी जो शब्दावली है उस पर अपनी कैलकुलेशन करने की बात करो। तो लागू होने के धरातल में आपको क्या क्या बातें कहनी पड़ेगी, लागू होने के धरातल में आपको ये एक सेंटेंस हम आपको देना चाहते हैं कि द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, एक ही प्रांत पर या एक ही प्रांत में कह सकते हैं, एक ही प्रांत में कोमा एक ही साथ, एक ही प्रांत में कोमा एक ही साथ दो शक्तियों का शासन, दो शक्तियों का शासन, दो शक्तियों का शासन। क्या कहेंगे भाई, दो शक्तियों का शासन।
क्योंकि शब्दावली की जो आपकी मेजर डिमांड है, तो शब्दावलियों की क्या है मेजर डिमांड आपकी यही है कि एक ही प्रांत में एक ही साथ आपको क्या दिखाना है, दो शक्तियों का शासन आपको दिखाना है। चाहे तो आप इसको हिंदी में समझो, द्वैध शासन। द्वैध शासन में द्वैध का मतलब क्या होगा, दो। और चाहे मैंने इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से जो आपको लिख करके दिखाया है कि डुअल मोड ऑफ गवर्नमेंट, इसमें भी जो डुअल है ना उसका मतलब क्या होगा, दो। तो डेफिनेशन जब आप ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे, जब आप इसके लागू होने के धरातल की बात करेंगे, तो आपको यहां पर ये इस तरीके से डिफाइन करके चलना पड़ेगा। आपको ये सारी बातें करनी आनी चाहिए कि द्वैध शासन का मतलब यहां पे क्या होगा, एक ही प्रांत में कोमा एक ही साथ दो शक्तियों का शासन। और अगर दो शक्तियों का शासन, मेरे प्यारे साथियों अब देखो, अगर यह कहा गया है कि एक ही प्रांत में एक ही साथ दो शक्तियों का शासन, तो अगर एक ही साथ दो शक्तियों का शासन आप दिखाने की बात करेंगे, तो अब आप थोड़ा समझदार बन जाओ। तो दो शक्तियों का शासन अगर एक ही प्रांत में एक साथ आएगा, इसका मतलब क्या है कि यहां जुड़ेगा किसका, अनिवार्यता का धरातल। यहां क्या जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा आपका अनिवार्यता का धरातल, यानी कि ग्राउंड ऑफ नेसेसिटी, यहां पर आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। यहां क्या जुड़ेगा, आपका अनिवार्यता का धरातल आपका जुड़ के कार्य करेगा। और अनिवार्यता का धरातल का मतलब क्या होगा कि अगर एक ही प्रांत में एक ही साथ दो शक्तियों का शासन आपको दिखाना है, तो आपकी अनिवार्यता क्या बनेगी, आपकी अनिवार्यता यह बनेगी कि आपको यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा, शक्तियों का विभाजन आपको दिखाना पड़ेगा। आपको यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा, आपको यहां पर डिवीजन ऑफ पावर्स आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपको यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, शक्तियों का विभाजन आपको दिखाना पड़ेगा। और जब शक्तियों का विभाजन आप दिखाएंगे, तो यहां पर आप पक्ष दिखाएंगे। पक्ष का मतलब क्या होगा, किन किन के मध्य, तो एक पक्ष क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। एक पक्ष क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। और एक पक्ष क्या हो जाएगा आपका, नवाब ऑफ बंगाल हो जाएगा। एक पक्ष क्या हो जाएगा आपका, नवाब ऑफ बंगाल हो जाएगा। एक पक्ष क्या हो जाएगा आपका, नवाब ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो बिल्कुल सीक्वेंस आपको बनाना आना चाहिए। सीक्वेंस, ये सारी बातें भी करनी आपको आनी चाहिए, ये सारी बातें करने भी आपको आनी चाहिए। और आपको यहां पर क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस भी बनाना आना चाहिए। सीक्वेंस बनाना यहां पर क्या है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो लागू होने के धरातल में आप ये कह करके चलेंगे कि द्वैध शासन का मतलब क्या हो जाता है कि एक ही प्रांत में एक ही साथ दो शक्तियों का शासन। जब एक ही प्रांत में एक ही साथ दो शक्तियों का शासन आप दिखाओगे, तो यहां पर आपकी एक अनिवार्यता बनेगी कि आपको उन दोनों शक्तियों के बीच में शक्तियों का विभाजन करके दिखाना पड़ेगा। और जब आप शक्तियों का विभाजन करके दिखाएंगे, तो पक्ष आपके सामने क्या है, खुल करके पक्ष आपके सामने आ जाते हैं। उस समय क्या हुआ, उस समय अगर 1765 की आप बात करेंगे, तो 1765 में आप खुद से ये अपने आप को बताने का कार्य करेंगे। 1765 में बंगाल की जो राजनीति है, उसमें सबसे ताकतवर कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो जो सबसे ताकतवर है, वो शक्तियों के इस विभाजन में सबसे बड़े अधिकार आपको देकर के अपने आप को क्या देकर के चलेगी। वही हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को क्या दिए, दीवानी अधिकार दिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को क्या दिए, दीवानी अधिकार दिए। और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को दीवानी अधिकार दिए, इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी ने अपने आप को क्या दिया, भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। कंपनी ने अपने आप को क्या दिया भी, भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। कंपनी ने अपने आप को क्या दिया भी, भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। यानी कि कंपनी ने अपने आप को ये एक प्रकार का विशेषाधिकार दे दिया है इस शक्ति के विभाजन में। क्योंकि हम वही आपको बता रहे हैं कि ताकतवर कौन है, कंपनी है। सारा खेल किसकी ओर से खेला जा रहा है, कंपनी की ओर से खेला जा रहा है। तो बड़े अधिकार कंपनी अपने आप को देकर के चलेगी। और बड़े अधिकार में कंपनी ने अपने आप को क्या दिया, दीवानी अधिकार दिया। यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संदर्भ में जो इलाहाबाद की प्रथम संधि में मुगल शासक शाह आलम सेकंड की ओर से कहलवाया गया था कि हम कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संदर्भ में दीवानी अधिकार दे रहे हैं। तो यहां पर द्वैध शासन में जब शक्तियों का विभाजन हुआ, तो यह अधिकार बिल्कुल पूरी तरीके से खुल करके सामने आ जाता है। और कंपनी ये कहने की बात करती है कि भैया शक्तियों के इस विभाजन में हम केवल अपने आप को क्या देंगे, दीवानी अधिकार देने का कार्य करेंगे। यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार क्या होगा, वह हमारे पास होगा। बंगाल के नवाब को दिए गए प्रशासनिक कर्तव्य, या इसको कहा जाता है कि बंगाल के नवाब को क्या दिए गए, प्रशासनिक उत्तरदायित्व। बंगाल के नवाब को यहां पर क्या दिए गए हैं, प्रशासनिक उत्तरदायित्व। बंगाल के नवाब को यहां पर क्या दिए गए भाई,
प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिए गए, यानी कि बंगाल के प्रशासन की जिम्मेदारी आपकी होगी। कहने का मतलब यह होगा कि हम जो व्यवस्थाएं बिगाड़ने की बात करेंगे उन व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी और अपने ही लोगों को आंसर देने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। हमें तो केवल अपने काम करके चलने हैं, हमें तो केवल क्या अपने काम करके चलने हैं। तो दीवानी अधिकार शक्तियों के इस विभाजन में कंपनी ने अपने आप को दे दिया है और बंगाल के नवाब को क्या दी है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व देने का कार्य किया है। तो ये सीक्वेंस आपको बहुत प्यार के साथ क्या है बनाना यहां पर आ जाना चाहिए। अब मेरी बातें गौर से सुनो। हालांकि इसमें आंसर तो वही आएगा जो हम लास्ट क्लास में आपको बताए होंगे। अगर कोई भी आपसे ये बात पुटअप करने का प्रयास करता है कि रॉबर्ट क्लाइव की ओर से बंगाल में उस समय द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू क्यों किया गया, इसमें जो आंसर आपका आएगा लास्ट क्लास में हमने आपको बड़े प्यार से वो समझाया भी होगा। द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करते हुए आप यहां पर क्या कहने की बात करेंगे? आप यहां पर यह कहने की बात करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के लोगों को जो सबसे बड़ा मैसेज देना चाहता है वो सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहता है कि बंगाल की नवाबी अभी क्या है, बनी हुई है। अर्थात हमने बंगाल पर अपना कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। बंगाल के नवाब के पद के साथ हमने कोई अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं की है। हालांकि आप मेरे भाव को समझ पा रहे होंगे, सारी कैलकुलेशन कंपनी के पास है, सबसे बड़ा कलाकार कौन है, कंपनी है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने यहां भी वही कैलकुलेशन की है जो लास्ट क्लास में हम आपको बता पा रहे थे कि रॉबर्ट क्लाइव क्या बताना चाहता है। अगेन आपको वही यहां पर स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है। द्वैध शासन को जो आपने लागू कराया उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या होगा, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या होगा। एक बात तो बदल के आप कह सकते हैं कि कंपनी को संरक्षण प्रदान करना, 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 संरक्षण प्रदान करना। और जब आप ये कहेंगे ना कि कंपनी को संरक्षण प्रदान करना, तो फिर आपको ये बात जोड़ के चलनी पड़ेगी किसके विरुद्ध, कंपनी को संरक्षण प्रदान करना, यानी कि फिर आपको यह बात जोड़ के चलनी पड़ेगी कि किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध। तो आप ये कहेंगे बंगाल के जनमानस, आप क्या कहेंगे, बंगाल के जनमानस, बंगाल के जनमानस की चुनौतियों, बंगाल के जनमानस, बंगाल के जनमानस की चुनौतियों के समक्ष, बंगाल के जनमानस की चुनौतियों के समक्ष, चुनौतियों के समक्ष। ओके, जितना अच्छा लैंग्वेज बना के चलोगे उतना ही आप अपने आप को क्या परीक्षा उपयोगी बना पाओगे और परीक्षा के अनुसार व्यवहार करना क्या हो जाएगा, आपका काफी आसान हो जाएगा। कुछ बातें जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताई थी, रॉबर्ट क्लाइव क्या बताना चाहता है कि कंपनी का द्वैध शासन का लागू करके क्या बताना चाहता है, कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण, कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण, कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण बंगाल पर नहीं, बंगाल पर नहीं, कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण बंगाल पर नहीं। और क्या बताना चाहता है, अभी नवाब का पद बना हुआ है, अभी नवाब का पद बना हुआ है, अभी नवाब का पद बना हुआ है, अभी नवाब का पद क्या है, बना हुआ है। तो बहुत ठहराव के साथ अपने डिस्कशन को आगे लेकर के चलो और बहुत ठहराव के साथ क्या है आप कक्षा को ऑब्जर्व करने की बात करेंगे और उतने ही ठहराव के साथ क्या है आपको अपना नोट्स बना करके चलना पड़ेगा। इसका आप लेंगे सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट बढ़िया वाला, वो जरूरी है। तो ये सब कुछ हो गया होगा। इस प्रकार से आपको यहां पर क्या है एक अच्छा सा व्यवहार करके चलना था, यानी कि द्वैध शासन के बारे में हमने स्टार्टिंग में आपको काफी कुछ समझाने का कार्य कर दिया है और इसी तरीके से क्या है आपको अपना व्यवहार आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है ये भी, और उसी साइंस में इंपॉर्टेंट आप इसको मान के चलेंगे जिस साइंस में हमने आपको समझाया होगा कि आप रॉबर्ट क्लाइव को जब ये इस रूप में प्रमाणित करने की बात करेंगे कि उसी व्यक्ति को क्यों भारत में या बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों की और राजनीतिक शक्ति का रियल फाउंडर कहा गया, वास्तविक संस्थापक कहा गया, तो फिर इस प्रकार का व्यवहार आपके सामने आ जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार का व्यवहार क्या है आपके सामने आ जाना चाहिए।
ठीक है। कंपनी की बंगाल वीजा का चैप्टर वाइंड अप होने के साथ ही हम मैसूर की ओर बढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। और मैसूर की जो चर्चा होगी वो 2 पार्ट में आपके सामने आएगी, सीधी सी बात है। मैसूर की जो चर्चा होगी 2 पार्ट में आपके सामने आएगी। उसके बाद में हम बढ़ेंगे मराठाओं की ओर, और मराठाओं की चर्चा आप लोग जानते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 4 कक्षाएं, और कई बार मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि मराठाओं की जो कैलकुलेशन है उसमें 5 कक्षाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि मराठाओं का चैप्टर मेरा क्या है, मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, और उसमें बनता भी है, उसमें उतनी कैलकुलेशन बनते भी हैं। तो वो अपने आप में एक लेंदी चैप्टर बन के आएगा। और अगर कोई चैप्टर लेंदी वे में जा रहा है तो उसमें आप अपने आप को अनावश्यक रूप से कुछ नया समझाने की कोशिश ना करें। ये समझाने की कोशिश ना करें कि वैल्यूज काफी टाइम टेकन हो रही हैं, क्योंकि ऐसा आपको नहीं करना है। अगर वैल्यूज टाइम टेकन हो रही हैं तो उद्देश्य आप देखिएगा कि आपका फायदा है या हमारा फायदा है। आप एक बार इस बात पे जरूर विचार करना कि फायदा किसका, आपका है या हमारा है। भाई हर व्यक्ति के समय की एक ताकत होती है। अगर आप इन कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना समय दे रहे हैं। और अगर आप समय दे रहे हैं तो फिर हमारी पूरी जिम्मेदारी ये बनती है कि किसी मामले को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई कटौती का भाव आपके सामने ना आए। आपको कभी ऐसा एहसास ना हो कि कैलकुलेशन में जल्दबाजी हो रही है, आपको कभी इस बात का एहसास ना हो कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। जी बिल्कुल कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। जिस तरीके से कैलकुलेशन होनी चाहिए उसी प्रकार से कैलकुलेशन आपके सामने क्या है, आनी चाहिए। अब मामला क्या बनेगा, मामला यह बनेगा, इस बात को बहुत प्यार के साथ क्या है आप कैलकुलेट करके चलेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि आप एक समय दो, समय क्या नोट करो यहां पर 1772 AD 1772 ईस्वी। और 1772 ईस्वी में आप अभी 73 क्यों नहीं जाएंगे, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट को नहीं जोड़ना है। तो यहां पे आपको क्या कहना पड़ेगा, 1772 की ही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे आपको क्या कहना पड़ेगा, बंगाल का गवर्नर। और बंगाल के गवर्नर साहब आपको कौन दिखाई पड़ेंगे, वारेन हेस्टिंग्स दिखाई पड़ेंगे। कौन दिखाई पड़ेंगे आपको, वारेन हेस्टिंग्स आपको दिखाई पड़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स क्या है, आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे बंगाल के गवर्नर के रूप में। अब इनके बारे में क्या कहा जाता है, इनके बारे में यह कहा जाता है कि जिस वर्ष को आपने आधार बनाया है उस वर्ष के बारे में यह कहा जाता है कि इस वर्ष इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया। ओके, समाप्त किया। तो ये 2 सवाल यहां से आपको मिल रहे होंगे कि बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कब किया गया। तो अगर ये बताना पड़े आपको कि कब किया गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1772 ईस्वी आ जाएगा। और अगर आपको यह बताना पड़े कि भाई किसकी ओर से किया गया तो आपको बंगाल के गवर्नर का एक रेफरेंस यहां पर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और जब आप बंगाल के गवर्नर का रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो यहां पर आपकी कैलकुलेशन किसकी ओर आ जानी चाहिए, वारेन हेस्टिंग्स की ओर आपकी कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। अब आपको यहां पर यह समझा के चलना पड़ेगा कि अगर बंगाल में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है अगर उसको समाप्त किया गया है तो समाप्त किया गया तो इसका प्रभाव कैसे लेके चलेंगे। अगर समाप्त किया गया उस समय तो इसका प्रभाव क्या बनेगा, इसका प्रभाव क्या बनेगा, तो सीक्वेंस पुराना वाला बना के चलो। इसका प्रभाव क्या बनेगा कि प्रभाव किस पर दिखाना है आपको, भाई प्रभाव आपको किस पर दिखाना है, द्वैध शासन की व्यवस्था पर दिखाना है, द्वैध शासन पर दिखाना है। द्वैध शासन को आपने क्या कहा, द्वैध शासन को आपने क्या कहा कि एक ही प्रांत में, द्वैध शासन को आपने क्या कहा कि एक ही प्रांत में कोमा एक ही प्रांत में कोमा एक ही साथ 2 शक्तियों का शासन, 2 शक्तियों का शासन, 2 शक्तियों का शासन, 2 शक्तियों का शासन। और ये जो 2 शक्तियां आपने दिखाई तो 2 शक्तियां आपने कौन सी दिखाई, एक शक्ति तो आपने क्या दिखाई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपने दिखाई थी। और एक शक्ति आपने यहां पे क्या दिखाई थी, नवाब ऑफ बंगाल आपने दिखाया था। आपने क्या दिखाया था, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब आपने यहां पर क्या है दिखाया था। अब बहुत प्यार से इस चीज को ऑब्जर्व करके देखना।
बहुत ज्यादा प्यार के साथ क्या इस चीज को आप क्या ऑब्जर्व करके चलेंगे कि अगर 1772 में आपको यह पढ़ाया जाता है कि 1772 में बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स की ओर से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, तो अगर द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था तो इसका प्रभाव भी किस पर पड़ेगा? इसका प्रभाव भी द्वैध शासन की व्यवस्था पर ही पड़ेगा। और अगर इसका प्रभाव द्वैध शासन की व्यवस्था पर पड़ेगा तो फिर आपको यह बता करके चलना पड़ेगा कि जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो किस रूप में आएगा। सोचो किस रूप में आएगा। तो अगर द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त हो रही है तो द्वैध शासन की व्यवस्था को ही आधार बना करके आप जब प्रभाव लेके आएंगे तो प्रभाव जो लेकर के आएंगे तो आप ये तो नहीं कह सकते, अगर द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त हो रही है तो आप ये तो नहीं कह पाओगे कि कंपनी कहीं जा रही है। कंपनी तो कहीं नहीं जाने वाली ना, जाएगा कौन? नवाब। यानी कि बंगाल का जो नवाब है इसका पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रभाव किस पर दिखाएंगे? बंगाल के नवाब के पद पर दिखाएंगे। प्रभाव किस पर दिखाएंगे? बंगाल के नवाब के पद पर दिखाएंगे। और जब बंगाल के नवाब के पद पर प्रभाव दिखाएंगे तो अब देखो, अब यह है, अब क्या क्या आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष आप यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि किस किस प्रकार के जो आपके कंक्लूजन्स हैं वो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप ये कहेंगे कि कंपनी का बंगाल पर प्रत्यक्ष और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ। कंपनी का बंगाल पर प्रत्यक्ष और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ। प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ। ओके, तो अब इसकी भी जो बारीकी है, अब इसकी भी बारीकी अगर आप बताने की बात करेंगे, कई बार इस प्रकार की मजाक हो जाती है ना। वो या तो एक लाइन का सवाल आपसे पूछ सकता है या ऐसे भी कह सकता है कि निम्न कथनों पर आपको क्या विचार करके चलना है। तो ये बात यहां पर बारीकी आप जोड़ करके चलेंगे मेरे कहने से, और बारीकी आप ये जोड़ के चलेंगे कि कंपनी का बंगाल पर जो प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ है, इसमें अगर आप वर्ष की कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वर्ष क्या बन जाना चाहिए? 1772 एडी आपका हो जाना चाहिए। कंपनी का बंगाल पर जो प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ, उस समय कंपनी की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण करैक्टर आप दिखा के चलेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण करैक्टर आपको क्या दिखा के चलना है? वारेन हेस्टिंग्स को आपको यहां पर क्या दिखा करके चलना है। जब पढ़ा करो तो हर प्रकार की जो बारीकी है, हर प्रकार की बारीकी के संदर्भ में अपने माइंड को थोड़ा क्या है कैलकुलेटिव बनाया करो, तभी जाकर के क्या है आनंद की अनुभूति होती है। तो निष्कर्ष में एक बात तो आप ये कह करके चलेंगे कि अब कंपनी का बंगाल पर क्या प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया है, यानी कि 1772 में कंपनी का बंगाल पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ, क्योंकि द्वैध शासन की समाप्ति का मतलब क्या होगा? अब बंगाल में नवाब का पद क्या है? हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। हमेशा हमेशा के लिए क्या है? समाप्त हो गया है। यानी कि दूसरी बात आपको यही कह के चलनी है कि अब बंगाल की राजनीति में, अब बंगाल की राजनीति में, अब बंगाल की राजनीति में, अब बंगाल की राजनीति में नवाब का पद, अब बंगाल की राजनीति में नवाब का पद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। नवाब का पद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो ये 1772 के बारे में आपको बताना है। 1772 में बंगाल के गवर्नर आपको कौन दिखाई पड़ेंगे? वारेन हेस्टिंग्स आपको दिखाई पड़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। तो प्रभाव किस पर दिखाना है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नहीं दिखाना है, बल्कि किस पर दिखाना है? बंगाल के नवाब के पद पर दिखाना है। यानी कि जैसे बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया, इसका मतलब यह होगा कि बंगाल में नवाबी क्या है? समाप्त हो गई। तो वही बात हमने कही कि अब निष्कर्ष आप किस रूप में लेके चलोगे कि अब कंपनी का बंगाल पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ। कब हुआ? 1772 में हुआ।
बंगाल के कौन से गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के दौरान हुआ, उसके कार्यकाल के दौरान हुआ। और अब बंगाल की राजनीति में नवाब का जो पद है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है? समाप्त हो गया। हमेशा हमेशा के लिए क्या है? समाप्त हो गया। तो ये जो आपकी कैलकुलेशन रहेगी, ये कैलकुलेशन 1772 के बारे में क्या रहेगी। अब हम यहां पर आपको कुछ नया सिखाने की बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ हम नया सिखा रहे हैं ये एक बार क्या हुआ, यूपी ट्रिपल एससी में सवाल पूछा गया। और जब यूपी ट्रिपल एससी में सवाल पुटअप किया गया तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने में काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सवाल की भाषा कुछ और थी। सवाल की भाषा क्या थी? कुछ और थी। तो आप इस कैलकुलेशन को यहां पर हमें लेकर के चलना पड़ेगा और इसको हम कहेंगे कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव स्टडी यहां पर हमको क्या है? लाना पड़ेगा। और जब हम ये कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे तो फिर अगर इसी प्रकार का कोई सवाल आपके सामने जनरेट होता है तो उस सवाल का सही आंसर लगाए जाने के संदर्भ में आप लोग अपने आप को क्या है? जागरूक कर पाओगे, या आप लोगों को क्या है? परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मामला क्या है? मामला यह है कि अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, मेरी बातों को समझना, अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, दैट मीन्स अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं जी? तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन में हम एक लैंग्वेज तो ये बनाते हैं, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का रियल फाउंडर, यानी कि वास्तविक संस्थापक। तो इसको तो आपने प्रमाणित कर लिया है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में सवाल जो है वो ऐसा नहीं था। वो सवाल ऐसा था कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का वास्तविक संस्थापक, ये सवाल आया। अब हुआ कि जब ये सवाल आया तो सभी का आंसर क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव। जल्दबाजी कर गए। अब ये तो ठीक है कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तो वास्तविक संस्थापक कौन होगा? आपका रॉबर्ट क्लाइव साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव साहब हो जाएंगे। क्या कौन हो जाएंगे भैया? आपके रॉबर्ट क्लाइव साहब हो जाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के पास अपने कुछ कैलकुलेशन है ना, अपनी कुछ कैलकुलेशन है। जैसे आप प्लासी के युद्ध का रेफरेंस लेकर के चलेंगे, प्लासी का युद्ध जो आपने कैलकुलेट किया, आप इलाहाबाद की संधियां जो हैं उनका रेफरेंस ले सकते हैं। इलाहाबाद की संधियां आप उनका क्या रेफरेंस यहां पे ले सकते हैं, इलाहाबाद की संधियां। और आप रेफरेंस किसका लेके चलेंगे? बंगाल में द्वैध शासन। किसका? बंगाल में द्वैध शासन। तो जब आप इन सभी को है ना कंबाइन फॉर्म में लेकर के चलेंगे तो ये प्रमाणित आपने कर लिया। ये प्रमाणित करना आपको काफी आसान हो जाएगा कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। इसका भाव ये भी होता है कि अंग्रेजों की ओर से ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है जिसने शुरुआती दौर में अंग्रेजों को भारत में क्या है इफेक्टिव जोन में इस्टेब्लिश करने का कार्य किया, यानी कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज करा के दिखाएं जिन्होंने अंग्रेजों को शुरुआत में ही भारत में क्या है एक इफेक्टिव जोन में, एक ताकतवर परिस्थिति में क्या है लेकर के जाने का कार्य किया। तो शुरुआती दौर में जो बड़ी कैलकुलेशन है वो रॉबर्ट क्लाइव के पास है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर सवाल क्या बना? यहां पर सवाल यह बना कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का वास्तविक संस्थापक।
अब यहां पर मैं आपको ये तो बिल्कुल नहीं बता के चलूंगा कि उपनिवेशवाद क्या होता है ना, यहां उसका भाव नहीं है, क्योंकि फिर क्लास क्या है थोड़ी अलग तरीके से चली जाएगी। मैं ये उम्मीद करके चलूंगा कि उपनिवेशवाद जैसी व्यवस्था से आप क्या है भली भांति परिचित हैं, और अगर नहीं है तो हल्की सी बात यह है कि उपनिवेशवाद जो है एक ऐसा अध्ययन आपके सामने लेकर के आता है जिसमें एक और आप किसी विकसित देश को देखते हैं और एक और आप क्या है किसी अल्प विकसित देश को देखते हैं, है ना। और जो विकसित देश होता है उसको आप औपनिवेशिक शक्ति कहते हैं, और जो आपका अल्प विकसित देश होता है उसको आप उपनिवेश कहते हैं। और जो औपनिवेशिक शक्ति होती है अर्थात जो विकसित देश होता है वो अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अल्प विकसित देश के संसाधनों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित करता है और उनका क्या है दोहन भी करके चलता है। यह हल्का सा रेफरेंस हमने किसका दिया, उपनिवेशवाद का आपको दे दिया है। अब यूपी ट्रिपल के अकॉर्डिंग आपको ये बता के चलना था कि उपनिवेशवाद का जो वास्तविक संस्थापक है, तो उपनिवेशवाद का वास्तविक संस्थापक आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, एक इक्वेशन बनाओ। एक क्या बनाओ, यहां पर आप इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन आपको क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन आपको यह बनानी पड़ेगी कि भारत में अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव की देन, भारत में अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव की देन, भारत में अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव की देन। तो भारत में अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव की देन क्या है भाई, भारत में अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआती दौर में क्या है राजनीतिक तौर पर अच्छे से स्थापित करने का कार्य किया। तो इक्वेशन ये कहेंगे कि भारत में अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव की देन, तो भारत में अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव की देन क्या है, देन ये है कि राजनीतिक मामलों में प्रारंभिक दौर में ही है ना शक्तिशाली कोमा व्यवस्थित बनाने का कार्य किया। शक्तिशाली कोमा व्यवस्थित सिस्टमैटिक, है ना, शक्तिशाली कोमा व्यवस्थित शक्तिशाली ही लिख लेते हैं। और राजनीतिक मामलों में प्रारंभिक दौर में शक्तिशाली कोमा, ये बार बार आ रहा है तो मुझे अब लिखना ही पड़ेगा, व्यवस्थित, हिंदी में आप जानते हैं वर्तनी थोड़ी मेरी दाएं बाएं है। और राजनीतिक मामलों में प्रारंभिक दौर में शक्तिशाली कोमा व्यवस्थित बनाने का कार्य किया, व्यवस्थित बनाने का कार्य किया, है ना। अब इसके साथ आपको कैलकुलेशन करनी है, है ना। कैलकुलेशन क्या करनी है कि इसे आगे बढ़ाने हेतु प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। इसे आगे बढ़ाने हेतु प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। इसे आगे बढ़ाने हेतु प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। इसे आगे बढ़ाने हेतु प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। तो आप इसके साथ ये वाली कैलकुलेशन करने की बात करेंगे, जो कार्य भारत में रॉबर्ट क्लाइव ने किया उसी को कैलकुलेट करो और उसी के साथ ये कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करो कि इसे आगे बढ़ाने हेतु क्या है प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। अब प्रशासनिक सुधारों की जो आवश्यकता पड़ी है ना, तो यहां से कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे बड़े प्रशासनिक सुधारक कौन माने गए। तो भाई सबसे बड़े जो आपके प्रशासनिक सुधारक हैं वो दो ही व्यक्ति आपके पास हैं, या तो नाम किसका लेंगे वारेन हेस्टिंग्स, नाम किसका लेंगे वारेन हेस्टिंग्स का नाम लेंगे, या फिर नाम किसका लेके चलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस,
या फिर नाम किसका लेके चलेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। ये दो सबसे बड़े क्या माने गए हैं, ये दो सबसे बड़े प्रशासनिक सुधारक माने गए हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जो कुछ किया, है ना, यानी कि राजनीतिक मामलों में प्रारंभिक दौर में ही अंग्रेजों को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया या व्यवस्थित बनाने का कार्य किया। और यदि रॉबर्ट क्लाइव के देन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या है, नाना प्रकार के प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। अब इसी के साथ आप क्या जोड़ के चलो, अब इसी के साथ आप क्या है, सबसे बड़े प्रशासनिक सुधारक आप जोड़ के चलेंगे। तो जो सबसे बड़े प्रशासनिक सुधारक हैं या तो वारेन हेस्टिंग्स हैं या फिर कौन, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। और प्रशासनिक सुधारक के रूप में ये जो व्यक्ति आपके सामने आते हैं, क्या कहा हमने, प्रशासनिक सुधारक के रूप में ये जो दो व्यक्ति आपके सामने आते हैं, जब इनके बीच आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करने की बात करोगे तो वारेन हेस्टिंग्स क्या है, कमजोर पड़ जाएंगे और ताकतवर कौन बन जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस बन जाएंगे। क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने केवल क्या है, न्याय के क्षेत्र में ही सुधार करने का कार्य किया था। क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या है, केवल न्याय के क्षेत्र में ही सुधार करने का कार्य किया था। बाकी जो आपके क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों के संदर्भ में जो सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधारक है वो किसको माना गया, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना गया। किसको माना गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना गया। इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर वहां पे टिक करना था विद्यार्थियों को, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो यहां भी हमने आपको रटाने का कोई प्रयास नहीं किया है, यहां भी हमने क्या किसी प्रकार से रटाने का आपको कोई प्रयास नहीं किया है। एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने रख दी है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव है, तो ये तो आप पढ़ के चलते हैं हमेशा। आप बैटल ऑफ प्लासी का रेफरेंस ले सकते हैं, इलाहाबाद की संधियों के रेफरेंसेस ले सकते हैं, बंगाल में द्वैत शासन का रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये बात प्रमाणित करना अपने आप ही इजी हो जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ही क्यों भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। लेकिन सवाल कई बार ऐसे भी आ जाता है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का रियल फाउंडर कौन होगा। तो अगर इस सवाल का आंसर आपको करके चलना है तो इस सवाल के आंसर के संदर्भ में ऐसा व्यवहार आपका आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, रटाने का प्रयास आप जान पा रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं किया है। भारत में अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव की जो देन है, जो हमने देखा है कि राजनीतिक मामलों में प्रारंभिक दौर में ही अंग्रेजों को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया, उन्हें व्यवस्थित बनाने का कार्य किया। उसी के साथ हमने कैलकुलेशन की है कि यदि आप इस देन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता थी। अब यहां से दो बड़े जो आपके प्रशासनिक सुधारक हैं आपके सामने आ ही जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके सामने हो जाएंगे। जब इन दोनों के बीच भी आप कोई प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी करके चलोगे तो वारेन हेस्टिंग्स क्या है, इनकी तुलना में कमजोर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल जो आपके न्यायिक क्षेत्र हैं, न्यायिक क्षेत्र में ही कहते हैं ना कि जो मॉडर्न इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसके जनक किसको कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग्स साहब को कहा जाता है। तो इन्होंने केवल न्याय के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए थे और न्याय के क्षेत्र के अलावा बाकी जो भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों के बारे में सबसे बड़ा जो प्रशासनिक सुधारक है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो इनके व्यवहार इस सवाल के डिमांड को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। उम्मीद करते हैं कि चर्चा आपको बहुत अच्छी लगेगी। चर्चा के साथ जुड़ाव करने के बाद आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे, आपको संभवतः किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारा उद्देश्य, ध्येय, कर्तव्य यही है। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।